हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटनेस का एग्जामिनेशन। जज साहिबा देख रही है कि किस तरह से वकील साहब जो है यहाँ पे विटनेस से पूछताछ कर रहे हैं। यानी कि हम जनरली कोर्ट का एक ट्रेंड देखते हैं कि पार्टी से एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस होता है, इन सब चीजों के बारे में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन दिए गए हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 26। इससे पहले के लेक्चर्स को आप इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर, वहां जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, विटनेस का एग्जामिनेशन हर किसी केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हु कैन बी योर विटनेस? वी हैव अंडरस्टूड दिस फ्रॉम 118 टू 134। विटनेस कौन बन सकता है, ये एक्चुअली हमने देखा था 118 से लेके 120 तक। कितने विटनेस होने चाहिए? 134 ने बताया। विटनेस के प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है? 122 से 129 तक हमने देखा। क्या जज और मैजिस्ट्रेट को विटनेस बुला सकते हैं? 121 में देखा। तो इस तरह से आपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा कि एक कंपिटेंट विटनेस कौन हो सकता है और विटनेस के प्रिविलेजेस क्या क्या है। चलिए अब आज समझने की कोशिश करेंगे कि उस विटनेस का एग्जामिनेशन क्या होता है। किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहली चीज तो इसके लिए आपको समझना होगा कि किसी भी जो आपके सिविल सूट्स होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, दोनों के अंदर प्रोसीडिंग्स में एविडेंस किस स्टेज पर लिया जाता है और कैसे लिया जाता है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ बोथ द सिविल सूट्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं तो सेक्शन 135 से लेकर 166 तक ये सब डील करता है विटनेस के एग्जामिनेशन से। आप विटनेस से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, किस ऑर्डर में विटनेस को बुलाया जाएगा, पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, प्लेंटिफ के आएंगे, फिर डिफेंडेंट के आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पे समझने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां से आपके एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं और मेंस में आपके कई सारे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन से शॉर्ट नोट बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे आपका कंट्राडिक्शन, कॉर्पोरेशन से बन सकता है। वो हम साथ साथ डील करते रहेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक होती है हमारी सिविल प्रोसीडिंग, जहां पे हम सिविल सूट कहते हैं। एक आपकी होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो सिविल सूट्स होते हैं ये किससे गवर्न होते हैं? ये गवर्न होते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड से, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्न होती है सीआरपीसी से। देखिए, दोनों के दोनों ही यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ जो ये बताती है कि क्राइम क्या, ऑफेंस क्या है और उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, बट उसको गवर्न करता है सीआरपीसी। अब जब सीपीसी में कोई केस आता है तो देखिए वहां पे एक जो मुकदमा लेकर आता है, जो वाद लेकर आता है, उसे प्लेंटिफ कहते हैं, वादी हिंदी में कहा जाता है, वादी। और जिसके खिलाफ मुकदमा आता है उसे कह देते हैं डिफेंडेंट, यानी कि प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी होते हैं। अब जब सीपीसी आप पढ़ते हो वहां एक ऑर्डर 18 आप पढ़ते हैं, ऑर्डर 18। अब ऑर्डर 18 आपको ये बताता है, ऑर्डर 18 का जब रूल 1 पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बताया गया है कि हु हैज द राइट टू बिगिन, किसको अधिकार है कि वो अपने केस की, अपनी बातों को पहले रखे। ये आपको ऑर्डर 18 में बताया गया है। ठीक है, यही सेम चीज जब आप ऑर्डर 18 का रूल 2 पढ़ते हैं तो रूल 2 ये कहता है कि जो प्लेंटिफ है पहले वो अपने की स्टेटमेंट्स को रखेगा, यानी कि पहले एविडेंस किसका लिया जाएगा। रूल 1 और 2 दोनों क्लियर कर देते हैं कि पहले हम प्लेंटिफ की बात सुनेंगे। किसकी सुनेंगे? प्लेंटिफ की। यानी कि ऑर्डर ऑफ द एविडेंस क्या होगा? इट इज गवर्न बाय सीपीसी, नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सिविल सूट्स। इन क्रिमिनल केसेस हमारे पास वहां कई तरह के ट्रायल होते हैं। सेशन ट्रायल होता है, एक आपका वारंट केस ट्रायल है, सम्मन केस ट्रायल होते हैं, समरी ट्रायल है। ठीक है, इस तरह से आप सारी चीजों को वहां पढ़ते हैं। अब देखिए, सेशन ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पे आपके? ये अगर आप देखेंगे तो सेशन ट्रायल आपका आता है 220, चैप्टर 18 है, 224 से लेकर के
25 से लेकर 225 से लेकर के 237 तक, यानी कि पहले प्रोसिक्यूशन की बात सुनी जाएगी। सेम ऐसी वारंट केस ट्रायल, समन केस ट्रायल, समरी ट्रायल 19, 20, 21, ये आपका 238 से लेकर 250 तक, देन 251 से लेकर के 259 तक, 260 से लेकर के 265 तक। ये यहां पे बताया गया है आपको कि किस तरह से कौन लिया जाएगा। अब ये चीज हमें कहां फायदा करती है, हमारा सेक्शन 135 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होगा, पहले किसके लिए जाएंगे, ये एविडेंस एक्ट बिल्कुल नहीं बता रहा है। पहले विटनेस जो प्रोड्यूस करेगा और एग्जामिन किए करेगा shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, यानी कि जैसे सीपीसी में हमने बता दिया ऑर्डर 18 ने, सीआरपीसी में बता दिया चैप्टर 18, 19, 20 में। इसके अलावा भी कई जगह ऑप्शंस होते हैं आपके, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है। 28 में जाएंगे तो जहां पे आप डेथ कंफर्मेशन के लिए जाते हैं हाई कोर्ट में, वहां पे भी है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो या तो सिविल मैटर सीपीसी गवर्न करेगी, सीआरपीसी गवर्न करेगा, और अगर कोई भी लॉ नहीं है तो वहां पे कोर्ट के डिस्क्रिशन से होगा। 135 सिर्फ आपको इतना कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग विटनेस कैसा होगा, जैसा सीपीसी सीआरपीसी ने बताया वैसा होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कोर्ट का डिस्क्रिशन देखेंगे, अगर कहीं भी वो नहीं दिया गया है तो, ठीक है। 135 सिर्फ इतनी बात कह रहा है। अभी हमने बहुत स्टार्टिंग में एक टॉपिक किया था, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस की एप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको दो टर्म बताए थे, आपको ध्यान होंगी, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मींस व्हेन एविडेंस आर एप्रिसिएटेड बाय द मैजिस्ट्रेट और जज। देखिए होता क्या है, जब कोई भी एविडेंस देते हैं, मान लीजिए कोई भी एक फैक्ट है जिसको आप एविडेंस के तौर पे दे रहे हैं। अब इस फैक्ट को सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट स्टेप रहेगा कि यू हैव टू गिव द रिलीवेंसी टेस्ट। रिलीवेंसी टेस्ट आप पहले दोगे, उसमें आप कहोगे कि जी ये रिलीवेंट है फ्रॉम सेक्शन 6 to 55, और सेक्शन 5 के तहत मैं इसका क्या है एविडेंस दे सकता हूं क्योंकि ये रिलीवेंट है। अब जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है एडमिशन का। ये एडमिशन वो नहीं है जो एडमिशन आप सेक्शन 17 में पढ़ते हैं। एडमिशन मींस जज अब इसको एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। जज का अगर जज को लग जाता है कि हाँ रिलीवेंट है तो ही कैन एडमिट इट, और अगर जज को लगता है कि इररिलेवेंट है तो ही विल रिजेक्ट इट। रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना जज। तो ये जो पावर है जज की एडमिशन की और उसको रिलीवेंट बनाने की, ये दी गई है सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए अब एडमिट करने का कैसे करेगा, अगर वो ओरल एविडेंस है, क्या है ओरल एविडेंस, तो ओरल एविडेंस क्या कहां पे होगा आपका सेक्शन 59 के तहत, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री है तो 60 बताएगा, और भाई इलेक्ट्रॉनिक है तो 65 ये बता देगा, ठीक है। इस तरह से आपका वो यहां पे एडमिसिबल हो जाएगा। अब सेक्शन 136 को समझना है तो आपको एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का पता होना चाहिए। अच्छा, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है, ये मैं टर्म आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं पहले। मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होता है उसको एक किसी पर्टिकुलर अरेंज्ड मैनर में अरेंज करना। मान लीजिए इशू है आपके पास 1, 2, 3, 4 इश्यूज है, तो कौन से एविडेंस आपको 1 के लिए लेने हैं, कौन से 2 के लिए, कौन से 3 के लिए, तो जज साहब क्या करते हैं कि जज एक उसको अरेंज्ड वे में पहले से ही मार्शल कर लेते हैं। इसको मार्शलिंग ऑफ एविडेंस कहा जाता है। अंडरस्टूड। अब सेक्शन 136 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओपन एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट हमेशा अपने साथ रखें। आपके पास आज सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी का भी हमेशा डायरेक्ट रखें। कोई भी चीज अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है तो पॉज करें वीडियो को, पहले उसको अपने माइंड में जो भी डाउट हो उसे क्लियर करें। चीजों को साथ साथ क्लियर करना आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है। चलिए 136 क्या कहता है, जज टू डिसाइड। देखिए जज टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी कि जज साहब को एक तरह से क्या दे दिया है, डिस्क्रिशन दे दिया है। अब मैं इसका पार्ट 1, ये पार्ट 1, 2 आपके डायरेक्ट में नहीं दे रखे, ये हम अपनी सहूलियत के लिए बना रहे जिससे हम अच्छे से समझ पाए। पार्ट 1 में हम क्या ले रहे हैं, देखिए व्हेन ईदर पार्टी
propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. सबसे पहले क्या है कि वो किस मैनर में रिलेवेंट है, ठीक है. इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट. भाई रिलेवेंट कैसे होगा तो बताएगा कि 6 से लेके 55 तक यह इसकी रिलेवेंसी आ रही है, ठीक है. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री है, ये 34 सेक्शन 34 के तहत रिलेवेंट है, ये प्रूव करना है. एंड जहां कहीं एंड मिलता है उसको एक राउंडल में डाल लें. एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस. देखिए जो मैंने आपको बताया था यहां तक कौन सा काम हो रहा है, आपका यहां से लेके और यहां तक में कौन सा काम हो रहा है, इतने में आपका रिलेवेंसी टेस्ट है. क्या है ये रिलेवेंसी टेस्ट है. इसके बाद क्या है, द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज. तो जज साहब के अगर जज को लगे कि रिलेवेंट हो गया है, देन जज शैल एडमिट द एविडेंस. जज साहब उसको एडमिट करेंगे. कब करेंगे, जब वो रिलेवेंट होगा. इफ प्रूव हो जाता है कि रिलेवेंट है, नॉट अदरवाइज से यहां पे नहीं किया जाएगा. यानी कि हमारा जो पार्ट 1 हमने डिवाइड किया वो क्या बता रहा है, वो एक रिलेवेंसी टेस्ट ले रहा है कि रिलेवेंट है कि नहीं है. उसके बाद जज साहब उसको क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं फैक्ट. अंडरस्टूड. अब देखते हैं इसके पार्ट 2 को. पार्ट 2 समझने के लिए बनाया हमने पार्ट. सेकंड चीज यहां पे क्या कहता है कि इफ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल. If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon the proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before the evidence is given for the fact first mentioned. यहां तक की चीज को जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक सेक्शन दिमाग में नहीं आता जहां आपने बर्डन ऑफ प्रूफ में पढ़ा था. माइंड को थोड़ा सा अपना जोर लगाइए और सोचिए इस बात को कि आपने जब बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा था तो आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी थी वहां पे. क्या था वो, सेक्शन 104. 104 क्या था कि जब कोई भी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करता है तो वहां पे आपको पहले वाला फैक्ट प्रूव करना है, तब फिर आप दूसरे फैक्ट को एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं. और दूसरा फैक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा. अगर डाइंग डिक्लेरेशन देनी है तो पहले डेथ प्रूव करनी पड़ेगी. कोई डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस पे देना है तो उसका लॉस्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि खो गया है, पहले वो प्रूव करो फिर आप तो दूसरा. तो इस तरह से डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स की हमने वहां बात की थी. अनलेस, लेकिन देखिए यहां पे एक अनलेस वर्ड डाला है, द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव द प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग. अब इसको समझिए. मान लीजिए फैक्ट 1 है. फैक्ट 1 में क्या है कि मुझे कोई एक फैक्ट प्रूव करना है. सपोज कीजिए मुझे यहां पे सेकेंडरी एविडेंस में देना चाहता हूं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट का. तो फैक्ट 2 क्या है कि भाई वो डॉक्यूमेंट मेरा खो गया, लॉस्ट. अब ये सेक्शन कह रहा है कि पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो खो गया है, देन आई कैन प्रूव दी वो इट एज थ्रू द सेकेंडरी एविडेंस. बट अगर मैं कोर्ट को अंडरटेकिंग दे देता हूं कि मैं जो लॉस्ट है ये बाद में प्रूव कर दूंगा, ऐसे एक अंडरटेकिंग दे दूं और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए मेरी इस अंडरटेकिंग से, तो पहले मैं उसे सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे प्रूव कर सकता हूं. आफ्टर गिविंग द अंडरटेकिंग कि मैं सब्सिक्वेंट स्टेज पे इसका लॉस्ट भी प्रूव कर दूंगा. द पार्टी अंडरटेक टू गिव द प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग. ठीक है, तो भैया मैं फिर क्या है उसको प्रूव किए बिना भी इसको प्रूव कर सकता हूं. पार्ट 2 क्लियर हो गया आपको. अभी पार्ट 3 देखते हैं. इफ द रिलेवेंसी ऑफ वन alleged fact depends upon the another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit the evidence of first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. अब यहां पे क्या बताया गया है कि देखिए दो फैक्टों के आपस में डिपेंडेंसी आ गई. हमने कहा ना कि दो फैक्ट आपस में डिपेंड करते हैं. जैसे आपने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन से पहले भी डेथ का एविडेंस देना होगा, तभी हम उसे मानेंगे.
तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए किसी को ऐसा फैक्ट है तो वहां पे जज साहब को एक डिस्क्रिशन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? डिस्क्रिशन। तो अब जज साहब की मर्जी है, जज की मर्जी है, वो चाहे जिसका एविडेंस पहले ले सकता है, यानी कि ये टोटली जज को डिस्क्रिशनरी पावर देता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर देता है कोर्ट को। अब मान लीजिए किसी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अब कहीं पे ये प्रूव करना है कि भाई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है किसी एक्यूज को। बस एक बंदा है, ये ज्वेलर है, चोरी का माल खरीदता है, इसके पास से क्या रिसीव हुआ, हमें स्टोलन प्रॉपर्टी मिली। स्टोलन प्रॉपर्टी की रेंज सबको याद है आईपीसी में 410 से 414 आईपीसी। आपको तुरंत माइंड में सारी की सारी चीजें साथ साथ कनेक्ट रखनी है। अब क्या है यहाँ पे फैक्ट कि भाई स्टोलन प्रॉपर्टी इसके पास मिली है, ज्वेलर के पास। अब लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं, ये चोरी की नहीं है। अगर आप लॉजिकली देखा जाए तो देखो, पहले क्या प्रूव करना है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी स्टोलन है कि नहीं है, पहले ये फिर प्रूव किया जाए। भाई तभी जाके ना कि जो प्रॉपर्टी मिली है एक्चुअल में कहीं पे चोरी, थेफ्ट वगैरह इसके बाद प्रूव करो, तभी आप उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहेंगे ना। लेकिन कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है, प्रॉपर्टी तो बाद में प्रूव करेंगे, पहले इसके पास पोजेशन मिला कि मिला, ये प्रूव कर दो। दिस इज द पार्ट 3। अंडरस्टूड। अब इसके इलस्ट्रेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, सारे के सारे डाउट्स यहां पे क्लियर कर देगा। सबसे पहला इलस्ट्रेशन कहता है, इट इज प्रपोज टू प्रूव द स्टेटमेंट अबाउट अ रिलेवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन alleged टू बी डेड, विच स्टेटमेंट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32, डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द स्टेटमेंट। कि डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस देने से पहले, जब आप डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस देंगे तो उससे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो बंदा है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। पहले ये प्रूव करो, फिर इसका एविडेंस दे पाओगे। इलस्ट्रेशन ए आपको ये कह रहा है। बी कह रहा है, इट इज प्रपोज टू प्रूव, क्या प्रपोज किया गया है, इलस्ट्रेशन बी को देखिए क्या कह रहा है, इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय ए कॉपी द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सेड टू बी लॉस्ट, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस दिया जा रहा है यहां पे किसी डॉक्यूमेंट का। अब फैक्ट क्या है कि ओरिजिनल खो गया है, तो जो पर्सन भी दे रहा है कॉपी वो पहले साबित करेगा ना कि जी मेरे पास ओरिजिनल खो गया है, तभी तो आप उसे अलाउ करोगे। सी कहता है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू हैव बीन स्टोलन, इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। The relevancy of the denial depends on identity of property. Court may in its discretion, देखिए कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में either require the property to be identified, कहता है कि पहले तो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कराए before the denial of the possession is proved, और permit the denial of possession to be proved before property is आइडेंटिफाइड। अब ये देखिए सी ने बिल्कुल आपका जो पार्ट 3 है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। डी को भी पढ़ लेते हैं। इट इज प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज सेड टू हैव बीन कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इश्यू। देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट फैक्ट्स बी, सी एंड डी which must be shown to exist before the fact A can be regarded as to the cause or effect of the fact in issue. Court may either permit A to be proved before B, C, D is proved or may require proof of B, C, D before permitting proof of A. यानी कि 4 फैक्ट थे, A था, B, C और D था। अब कोर्ट की मर्जी है कि पहले A को प्रूव कराए या पहले B, C, D को प्रूव कराए। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। इट मीन्स टोटली जज साहब का डिस्क्रिशन है कि वो किसको प्रूव कराते हैं। अब आई होप 136 में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। 136 में सीधी सी बात है कि जज साहब की, एक्चुअल में देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट की शुरुआत इसी सेक्शन से होती है। यहीं पे मैजिस्ट्रेट साहब, जज साहब डिसाइड करते हैं कौन से एविडेंस को लेना और कौन से को नहीं लेना। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन हमने कहा था कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 3, वहां पे दे रखी है टोटल 10 डेफिनेशंस।
क्या इसके अलावा भी कई डेफिनेशन है? इसके अलावा भी डेफिनेशंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल डेफिनेशन। ठीक है, ये स्पेशल डेफिनेशंस कहाँ पे है? अब जैसे देखिए कुछ स्पेशल डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ये सारी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 137 में, 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या क्या कहता है ये? एग्जामिनेशन इन चीफ, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। ए जो है प्लेंटिफ है, ये किसी को बी के खिलाफ इसने मुकदमा किया, बी डिफेंडेंट है, ए ने कहा कि जी जेड मेरा विटनेस है, तो कोर्ट में जब जेड को पेश किया जाएगा तो ए इससे सवाल जवाब करेगा टू चेक गिव द टेस्टिमनी ऑफ दिस विटनेस, अपने विटनेस को चेक कराना अभी हमें। यानी कि जो पार्टी विटनेस बुलाती है वो जो सवाल जवाब करती है अपने विटनेस से, अपने गवाह से, तो ऐसे एग्जामिनेशन को क्या कहा जाता है? एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। रिमेंबर दीज पॉइंट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। अब आती है क्रॉस की बात। जनरली वकीलों की दुनिया में कहा जाता है कि जिसको अच्छा क्रॉस करना आता है वो एक अच्छा वकील है, ऐसा माना जाता है। क्रॉस मीन्स व्हाट? कि आपके क्लाइंट से जो अपोजिट पार्टी है उसके विटनेस ने कोई बात कही, यू हैव टू ब्रेक दैट विटनेस, उसी को उसके सवाल जवाब में फंसाना है। तो कैसे फंसाएंगे भाई? विटनेस को एडवर्स पार्टी क्या करती है? उसे क्रॉस एग्जामिन करती है। अब जेड से बी जो सवाल जवाब करेगा, बी का प्लेडर जो सवाल जवाब करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाएगा, री एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब क्रॉस करने के बाद कोई नई बातें निकल कर आई तो ए चाहता है, बी कह रहा है देखो तो ये बातें कह रहा, पार्टी ने बताया नहीं, ए कहता है जी देखो हम दोबारा से अपने बंदे से पूछ लेते हैं, फिर से बुलाओ जेड को, उसे कहा जाता है री एग्जामिनेशन। Subsequent to the cross examination by party who called him shall be called as re-examination। तीन तरह का होता है। अब पहले कौन सा होगा? देखो सबसे पहली बात आपने कहा कि ऑर्डर 18 सीपीसी में क्या कहता है? चैप्टर 21 आपका कहां कहता है? सीआरपीसी में चैप्टर 18 सॉरी, ये बात करते हैं सेशन ट्रायल की, और यहां कहता है ये कि पहले किसको लेना है। ठीक है, ये यहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन इन चीफ वही पार्टी गई जो बुलाएगी। अब मान लीजिए ए ने अपने विटनेस को बुलाया, ये कटघरा है। ठीक है, अब यहां पे आके पहले खड़ा हो गया एक विटनेस जो कि ए वर्सेस बी, मुकदमा क्या है? ए वर्सेस बी, ये ए का विटनेस है। तो ए ने इससे पूछताछ शुरू की, इसको हम कहेंगे क्या? एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। अब बी कहेगा कि भाई मैं भी इससे पूछताछ करूंगा, बोलो जी करो, तो उसे कहा जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब कोई नए फैक्ट जब यहां आते हैं तो आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ए फिर से क्या करेगा? दोबारा से इसको बुलाएगा और उसको क्या कहेंगे हम यहां पे? री एग्जामिनेशन। यहां पे आपको कोई डाउट यहां तक? आई होप चीजें यहां तक आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब पहले कौन सा होगा? पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस होगा, ऑर्डर कहां बताया गया है? ये चीज कहां पे आएगी? ये बताएगा नेक्स्ट सेक्शन आपको, सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर पिछले वाले 137 में क्वेश्चन नोट कर लो यार, कई बार पूछा जाता है कि क्या परफॉर्मा पार्टी जो होती है, प्रोफॉर्मा पार्टी आपने सुनी होगी, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता है, प्रोफॉर्मा पार्टी। अब प्रोफॉर्मा पार्टी क्या एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन कर सकती है? तो प्लीज रिमेंबर परफॉर्मा पार्टी सब नहीं कर सकती है। आई होप सीपीसी जब हमने की थी तो बहुत अच्छे से इस चीज को डील किया था हमने, आपको पता होगा प्रोफॉर्मा पार्टी किसे कहते हैं। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। पहले ये आपका होमवर्क है कि आप भी पिछले वीडियोस में जो बताया जाता है उसको ध्यान रखा करें। चलिए, ऑर्डर क्या होगा? विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। हमने 3 टर्म पढ़ी थी, तो पहले एग्जामिन्ड इन चीफ होगा, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स। मूवीज में आपने देखा हो, जज साहब कहते हैं आपको कुछ पूछना है तो दूसरी पार्टी का वकील क्या कहता है? नो जनाब, नो क्वेश्चंस।
वो कहता है पूछना है तो आगे पूछो भाई, उसे कहा जाता है क्रॉस एग्जामिन। और अगर पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर, अगर फिर से वो पार्टी चाहती है इसने बुलाया, उसे कहेंगे री एग्जाम। पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी रिलेटेड टू रिलेवेंट फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे, ये पूरा का पूरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पार्टी किसी विटनेस को बुलाती है वो अपने विटनेस से क्या करेगी, रिलेवेंट फैक्ट्स पूछेगी, ठीक है। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी confined to the facts to which witness is testified on his examination in chief। देखो रिलेवेंट फैक्ट से होने चाहिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट तक कंबाइन रहे जिनके ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया है। दोनों के दोनों, चाहे वो एग्जामिनेशन हो या क्रॉस एग्जामिनेशन हो, वो रहेंगे तो रिलेवेंट फैक्ट से जुड़े हुए। लेकिन एग्जामिनेशन चीफ में आपने उससे 10 सवाल पूछे तो जरूरी नहीं कि क्रॉस में उस 10 तक ही वो सीमित रहेगा, वो उससे आगे भी जा सकता है। यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो टेस्टिफाई किया गया है वो कन्फाइन नहीं करता है क्रॉस एग्जामिनेशन को। रिमेंबर दिस थिंग। डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, अब री एग्जामिनेशन कब होगा, ये एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है, इसको एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। यहां से पहले एमसीक्यू पूछा जा चुका है, यहां पे आपके 2 एमसीक्यू बनते हैं। द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के जो मैटर्स है उनकी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके विटनेस से कुछ पूछा गया, कोर्ट के सामने उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप उसका री एग्जामिनेशन करते हैं। एंड मैंने आपको बताया गोले में डाल दें, जहां मिले वहीं उसको गोले के अंदर बंद कर दें। इफ न्यू मैटर इज, अगर कोई नया मैटर आता है, इसको अभी आप स्किप कर दें। इंट्रोड्यूस्ड, यहां तक इंट्रोड्यूस्ड इन द री एग्जामिनेशन द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दी दैट मैटर, इसको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। पढ़ेंगे इसको, 1 मिनट रुकिए। द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। एंड if new matter is introduced in the re-examination the adverse party may further cross examine upon that matter। अब इसको यहां पढ़ते हैं, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। by the permission of the court, अगर कोई नया मैटर राइज होता है, ठीक है, री एग्जामिनेशन किया पार्टी ने, अब री एग्जामिनेशन में कोई नई बात आ गई तो फिर से कोर्ट की परमिशन लेकर उसे क्रॉस किया जा सकता है। किस पे, ऑन अपॉन दैट मैटर, जो नया पॉइंट आया है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि जर्नली ही किया जा सकता है, इसीलिए यहां पे कोर्ट की परमिशन डाली गई है। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी 139 कुछ नहीं कहता, 139 सिर्फ एक प्रिविलेज देता है, राइट देता है किसको, अगर मान लीजिए कोर्ट ने ए को एक सम्मन भेजा, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कहां भेजते हैं, सेक्शन 91 सीआरपीसी में, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट लेकर आ गया ए कोर्ट में, अब ए से कह रहा है दूसरा वकील कि मैं इसे क्रॉस करना चाहता हूं, तो क्या वो उसे क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता। मेरली जस्ट बिकॉज हम पढ़ते हैं, देखिए लॉजिकली सोचिए, जब कोई डॉक्यूमेंट लेकर आता है, वो सीपीसी में पढ़ा हो आपने, चाहे आपने सीआरपीसी में पढ़ा हो, दोनों ही जगह पे, ऑर्डर 13 में पढ़े आप सीपीसी में या सेक्शन 91 सीआरपीसी में पढ़े, दोनों जगह पे एक चीज क्लियर है कि जब डॉक्यूमेंट चाहे वो व्यक्ति खुद लेकर आए या किसी और से भिजवा दे, इट मींस ही हैज फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट, उसने कोर्ट की बात मान ली है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेके आने से वो विटनेस नहीं बन जाता है। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट and cannot be cross examined unless and until he is called as witness। अगर उसे क्रॉस एग्जामिन करना है तो उसे विटनेस के तौर पे बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह इतनी सी बात कही गई है। 140 कहता है विटनेस टू करेक्टर, जब करेक्टर बात में आता है तो आपको ध्यान आता है सेक्शन 52 से 55 तक इसकी रिलेवेंसी है।
किसकी? कैरेक्टर की। अब यहाँ पे 52 और 55 ये दोनों किससे डील करते हैं? सिविल मैटर से डील करते हैं। और 53, 53A और 54 ये किससे डील करते हैं? आपके क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं। स्पेशली 53A जो है आपका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, वहां से डील करता है। कैरेक्टर की रिलीवेंसी कहां से कहां आती है? जैसे कोई इस टाइप की बात है, आपको 5 से लेके 55 तक के सेक्शंस की ना पूरी रेंज याद होनी चाहिए, कौन सी रिलीवेंसी कहां पे दी गई है। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा है? विटनेस टू कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन। अगर कोई कैरेक्टर को लेकर आता है, जैसे 53 में आपने कहा कि गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन क्रिमिनल केस, वहां पे हमने बात कही अगर कोई किसी के गुड कैरेक्टर के लिए विटनेस आया कि जी आदमी बहुत अच्छा है, तो उसे री एग्जामिन किया जा सकता है, उसे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। अंडरस्टूड? सिर्फ किसी के कैरेक्टर को लेकर जो विटनेस आएगा तो उसको यहां पे हम क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे और री एग्जामिन भी उसे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद की क्लासेस में एक टर्म स्टार्ट हो जाएगा, एक वर्ड आएगा आपका क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाएं, क्वेश्चन उससे क्या क्या पूछे जाएंगे उससे पहले हमने जो अब तक स्टडी किया उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। 135 कहता है कि सीपीसी, सीआरपीसी या कोई स्पेशल लॉ या फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कहीं नहीं है, तो ये डिसाइड करेंगे कि पहले किसका एविडेंस लिया जाएगा। 136 कहता है कि जज को डिसाइड करना है, जज टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। 137 कहता है कि डेफिनेशन बता दी कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, री एग्जामिनेशन क्या होगा। 138 ने बता दिया कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर आपका री एग्जामिनेशन होगा, देन आपका फिर से फर्दर क्रॉस हो सकता है अगर कोई नया पॉइंट रहता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और 139 आपका क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट लेकर आएगा तो सिर्फ इसी बात की वजह से आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते क्योंकि विटनेस नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आया है, जिसे अगर क्रॉस एग्जामिन कर रहा है तो विटनेस के तौर पे बुलाना पड़ेगा। और 140 क्या कहता है? कैरेक्टर से रिलेटेड कोई विटनेस है तो भैया उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे और री एग्जामिन भी करेंगे। और ये कहां से कहां रिलेवेंसी है? 52 से 55 तक। अभी तक के टॉपिक में कोई आपको डाउट, कोई भी डाउट यहां तक? चलिए, इसके बाद हमने टर्म कहा क्वेश्चंस। अब उससे क्या पूछ सकते और क्या नहीं पूछ सकते। एक वर्ड आता है जिसे हम सिंबल से शो कर सकते हैं। इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन का इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या रोल है? भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने किसको बुलाया? विटनेस को बुलाया। अब उस विटनेस से आप क्या पूछेंगे? आपने देखा हु कैन बी विटनेस, ओके। हाउ वी विल कॉल्ड, पहले हम उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर री एग्जामिनेशन करेंगे, फिर फर्दर क्रॉस कर लेंगे। ठीक है जी, तो इससे कौन से सवाल पूछ सकते हो, कौन से नहीं पूछ सकते? क्या इससे कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। एक इस वर्ड से आप क्या क्या समझेंगे, एक चार्ट बना लीजिएगा आपकी बुक में, ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज यहां पे आती है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस ये जो है 141 से लेकर के 143 तक इसके यहां पे आपके प्रोविजंस दिए गए। फिर आता है लॉफुल क्वेश्चंस। लॉफुल क्वेश्चंस, लॉफुल क्वेश्चंस के बारे में 146 बात करता है इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर आपका आता है कि क्या कोई अनरीजनेबल ग्राउंड के क्वेश्चन पूछे जा सकते? नहीं, नो अनरीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चन। अनरीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चंस ये प्रोविजन 149 से 150 तक दिया गया है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं कोई इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मोर आगे बढ़ा देते हैं। आपके इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस ये कहां पे है? 151 के अंदर। फिर आता है क्वेश्चन विच आर इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, किसी को इंसल्ट करने के लिए पूछे गए क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए,
किसी को अनोय करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं 152 में। अब लास्ट में आ जाती है जज साहब की पावर 165, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। वो ये पूछ सकते हैं, आपको उनको पूछना है कि आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके गांव में कितनी जमीन है, आपके गांव का सरपंच कौन है, पूछ सकते हैं। लेकिन जजमेंट वो सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट्स पर ही देंगे। लेकिन ये जज की पावर है कि वो कोर्ट में किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये पावर उनको मिलती है 165 से। अब देखिए एक ही क्वेश्चन आपके वर्ड से आपको कितनी चीजें मिल गई है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉफुल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, अनरीजनेबल क्वेश्चन किन्हें कहेंगे, कौन से क्वेश्चन है जो इनडिसेंट या फिर आपके स्कैंडलस क्वेश्चंस होते हैं, इंसल्ट और अनोयंस करने वाले क्वेश्चंस क्या रहेंगे, और पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसके साथ साथ बीच में 154 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ना होस्टाइल विटनेस से कोई पार्टी अपने ही उससे विटनेस पूछ सकती है सवाल। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा चार्ट बना सकते हैं। इसको हम कल की क्लास में समझेंगे, पूरा 141 से लेकर के 165 तक। कल की क्लास में हम इसको पूरे को खत्म कर देंगे, 166 तक ही चले जाएंगे। 166 जो है, हालांकि 166 भी एक तरह से देखा जाए जूरी की पावर होती है। अब जो रुस्तम में आपने जूरी देखी होगी, रुस्तम मूवी थी ना अक्षय कुमार की, वहां आपने देखा होगा जूरी का सिस्टम। अभी इंडिया में जूरी का सिस्टम फॉलो नहीं होता है, तो 166 एज गुड एज आपका ऑब्सोल्यूट मान के चलिए, फिर भी उसको देख लेंगे। यानी कल हम इसको खत्म कर देंगे चैप्टर 10 को, और 11 को भी कल ही डिस्कस कर देंगे। तो कल हमारा ये एग्जामिनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सो बी अवेलेबल एट द टाइम। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। शेयर कर दिया है दोस्तों के साथ, तो अब कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके सजेशंस, आपके एडवाइस ही हम लोगों, देखिए हम सब लर्निंग फेज में हैं, हम सब एक दूसरे से मिलकर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम 7 PM एट द सेम चैनल। बी रेडी डेली। सी यू गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।